हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सागर बिंज में। आज मैं जनरल साइंस का दूसरा पार्ट लेकर आया हूं। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाकर देख लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, जेम्स वॉट ने, गैलीलियो ने या रदरफोर्ड ने। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि थॉमसन दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ध्वनि का एक अभिलक्षण पिच है। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी तीव्रता पर, आवृत्ति पर, गुणता पर या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके ऑप्शंस को देखते हैं। तीव्रता पर, यह इसका गलत हो जाएगा आंसर। गुणता पर, यह भी गलत आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि आवृत्ति पर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्वनि का एक अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। एक्टिनोमीटर, क्रैस्कोग्राफ, इलेक्ट्रोमीटर या बैरोमीटर। चलिए बताइएगा कि सूर्य की जो किरणें हैं उनकी जो तीव्रता है उनको मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी एक्टिनोमीटर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। इसके अदर ऑप्शंस को देख लेते हैं। क्रैस्कोग्राफ, यह पौधों की वृद्धि मापने वाला एक यंत्र होता है। और बैरोमीटर, इससे वायुमंडल के प्रेशर को मापा जाता है। इलेक्ट्रोमीटर यह विद्युत आवेश को मापता है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। केपलर ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या कोपरनिकस ने। चलिए बताइएगा कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि केपलर दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। ल्यूवेन हॉक ने, रॉबर्ट कोच ने, नोल और रुस्का ने या सीपी श्वानसन ने। चलिए बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था। चलिए बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि नोल और रुस्का दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो आविष्कार किया था नोल और रुस्का ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। 2, 3, 4 या 5। चलिए बताइएगा कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जिसने भी 4 यानी कि सी ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि एन, द्विगंशी क्वांटम संख्या यानी कि एल, और मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि एम, स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि यस। ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं, एन, एल, एम और यस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन घट जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर पहले बढ़ता है और फिर घटता है। चलिए बताइएगा जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन क्या होता है। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी दे रहा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब लोहे में जंग लगता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl में यह बॉन्ड बंद है। सोडियम क्लोराइड में यह बंद है। चलिए बताइएगा सोडियम क्लोराइड में कौन सा बॉन्ड होता है। आयनिक, सहसंयोजी, उपसहसंयोजी या हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए बताइएगा इन 4 बॉन्ड में से कौन सा बॉन्ड होता है सोडियम क्लोराइड में। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि आयनिक बॉन्ड दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। NaCl में आयनिक बॉन्ड होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा कार्बन गैस, हीलियम गैस, ईथेन गैस या गोबर गैस। चलिए बताइएगा बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं तो बायोगैस को कार्बन गैस नहीं के नाम से नहीं जाना जाता है, हीलियम गैस के नाम से भी नहीं जाना जाता है, ईथेन गैस के नाम से भी नहीं जाना जाता है। ऑप्शन बचता है डी यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है। किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 3 है। चलिए बताइएगा बोरान, लिथियम, बेरिलियम या सोडियम। चलिए बताइएगा किस एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। चलिए अगर हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं तो बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। ऑप्शन बचता है हमारा लिथियम, यही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 3। यानी कि लिथियम का एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक हमारा 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख उत्पाद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख उत्पाद होता है। चलिए बताइएगा कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद कौन सा जो लास्ट में प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा प्रोडक्ट होता है। फैट, लिपिड, ग्लूकोज या सेलुलोज। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्लूकोज दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के बाद जो लास्ट प्रोडक्ट बनता है वो हमारा ग्लूकोज होता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं। विटामिन, भारी धातु, स्टेरॉयड या बफर। चलिए बताइएगा कि एंजाइम ठीक से काम कर पाएँ तो इसके लिए कौन से कंपोनेंट्स आवश्यक होते हैं। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि विटामिन दे रहा है वो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एंजाइम ठीक से काम कर पाए तो उसके लिए हमारे विटामिन जो है ना आवश्यक होते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। वेना केवा, फुफ्फुसीय शिरा, केशिका या महाधमनी। चलिए बताइएगा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। आपका जो भी स्कोर बने वह लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर देना। चलिए अगर इसके ऑप्शन को देख लेते हैं तो सबसे बड़ी धमनी वेना केवा नहीं होगी, फुफ्फुसीय शिरा भी नहीं होगी, केशिका भी नहीं होगी, सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होगी। यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाधमनी। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी हमारी महाधमनी होती है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन से कह रहा है मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि है। चलिए बताइएगा ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी जो बोन होती है वो कौन सी होती है। अल्ना होती है, ह्यूमरस होती है, फीमर होती है या टिबिया बोन होती है। हम इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं तो अल्ना भी नहीं होगी सबसे बड़ी, ह्यूमरस भी नहीं होगी और टिबिया भी नहीं होगी। ऑप्शन बचता है हमारा फीमर। यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो बोन होती है वो हमारी फीमर होती है। और ये कहाँ की हड्डी होती है, ये हमारी जांघ की हड्डी होती है। यह भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। एनीमिया, ल्यूकेमिया, होमोफीलिया या ल्यूकोडर्मा। चलिए बताइएगा कि ब्लड कैंसर को जो है ना किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी कि ल्यूकेमिया दे रहा है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि पिछली कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं और इनका आने वाले एग्जाम्स में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगर आपने इसका पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। ऐसे ही मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल सागर बेंच को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।